वेलकम टू माय चैनल द चॉक बोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले नया साल का स्वागत किया जाए। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो कैसे मनाया अपना अपना हैप्पी न्यू ईयर? क्या क्या नया रेजिस्ट्रेशन लिया? नया पढ़ाई करेंगे और नया पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर जर्नी। एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे रहती है, वो कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे मोटिवेट होता है, कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं। फिर से शुरू हो गया ये, ठीक है। तो इसके वीडियो की शुरुआत, सॉरी, अपन शुरुआत में एक लेडी है नंदिता माथुर, आपकी स्टोरी, उसकी स्टोरी आपकी बुक में भी बहुत बड़ी दे रखी है। तो वही मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है, क्या आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये दीदी आपको हेलो कह रही है। हेलो, आई एम नंदिता माथुर, लेट्स टेक यू टू माय जर्नी। तो ये इसने ये आइसक्रीम मिक्स, इंस्टेंट मिक्स बनाया है। इसने इसका बिजनेस स्टार्ट किया, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो इसने कैसे स्टार्ट किया प्रोडक्शन, क्या उसकी जिंदगी में क्या आया, उसने क्या डिफिकल्टीज फेस करी, पूरा उसने बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा हो, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिख रहा हो तो आप अगर बड़ी स्क्रीन में देख पाए तो ठीक है, और उससे भी बढ़िया आप एक काम कर सकते हैं, अपनी बुक सामने खोल के बैठ सकते हैं। कभी कभी खोल के भी बैठे कर अपनी बुक, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बुक है वो। ठीक है, तो सबसे पहले नंदिता का बचपन का यही सपना था कि भाई ऐसे कोई उसको ऐसा नहीं बोले कि वो देखो बेचारी जा रही है, मालती की बेचारी बेटी जा रही है, कुछ देखो उसको, ऐसे बेचारी से सिंपैथी कोई नहीं दे उसको। उसको ऐसे बोले देखो वो जा रही, मालती की बेटी नंदिता एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन। तो उसका ये सपना था। ठीक है, तो नंदिता बिजू का ये सपना था। नंदिता नेवर हैड अ चाइल्डहुड, नंदिता का कभी भी बचपन नहीं रहा मतलब उसका भाई था बड़ा, छोटा, सॉरी बड़ा भाई था। और जब वो खुद उसका बड़ा भाई 8 साल का था, वो उसकी खुद वो 6 साल की थी। तब उसकी मम्मी है मालती जी, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और फिर उस बड़ी बीमारी के कारण क्या हुआ, उसको अपनी मायके में शिफ्ट हो गई। वहां पे उनको उसी बीमारी का इलाज हुआ, मतलब ना लाइलाज बीमारी थी, पर फिर भी जितने मतलब सालों उस बीमार रही, फिर मर गई वो मालती जी मर गई। तो नंदिता को सब लोग ऐसा बोलते थे कि है ना, देखो बेचारी नंदिता क्या करेगी अब वो मालती के बिना। ठीक है, तो ये सब उसने किया था। मतलब फिर क्या करती थी, अपने भाई को अपने पापा को सपोर्ट करती थी, पूरा घर का खाना वाना बना देती थी, पूरा सब काम उसने बचपन में ही सब सीख लिया था अपने, क्योंकि उसकी मम्मी काम नहीं कर पाती थी, सब उसने सब कुछ सीख के और फिर सबको संभालने चालू कर लिया था। तो कभी भी स्कूल स्कूल नहीं गई, ना आम बच्चों की तरह खेलती थी, ना कभी कोई होमवर्क करती थी, बस घर का काम और घर का काम ही करती थी। मतलब उसका बचपन उसमें ही खत्म हो गया। और उसका सपना था कि वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के बाहर घूमे, पर वो सपना भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। और वो भी सोचती थी कि कभी मेरे मम्मी पापा मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, पर उसके अपनी मम्मी वो सोचती थी कि मेरे पास एक जादू की छड़ी होती है, सब कुछ मैं बदल देती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी फिर मम्मी की डेथ हो गई। फिर नंदिता's इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन सर्फेसेस, मतलब कि कुछ तो बहुत ही अच्छे थे रिलेटिव्स उनके, नंदिता जी के रिलेटिव्स बहुत अच्छे थे, उनकी मासी आसी थी वो बहुत अच्छी थी। बट कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे जो सोचते उनको, वो तो ऐसा बिहेव करते थे जैसे नंदिता और उसके भाई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको इग्नोर मारते थे। और फिर उनको छोड़ छोड़ के मतलब बोलते थे ये तो बेचारे लोग हैं, तो हम तो जाएंगे, मतलब पूरा घूम के आते थे, रिश्तेदारों के साथ पार्टी वार्टी करते थे, पर उनको कभी लेके नहीं जाते थे। तो हमेशा यही बोलते थे, देयर गोज मालती इज नॉट अ पुअर थिंग। ठीक है, फिर नंदिता हस्बैंड अ गुड काइंड मैन, नंदिता ने क्या 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली, उसके हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव थे। और वो उनके बारे में कहती है कि उनके पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि मतलब ऐसे ऐसे उनके पास गुण है कि जो मुझे बहुत ही पावर देते हैं।
तो नंदिता ने अब स्कूल टीचर बन गई वहाँ पे, और उसके जो हस्बैंड थे प्रमोद, वो एक केमिस्ट थे, ठीक है? और उनकी फैमिली में कोई भी बिज़नेसमैन नहीं था, सब लोग क्या करते थे, मतलब खुद जॉब वॉब करते थे, ठीक है? तो उन्होंने सोचते थे कि हम लोग कोई बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? बट इतना उनके पास पैसा नहीं था, जितना कमाते थे बस उतना ही खा लेते थे और काम खत्म, सेविंग्स कर देते। और उनके 2 बच्चे भी थे, ठीक है? फिर एक बार क्या प्रमोद ने सोचा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। फिर आइसक्रीम स्टोर पे आइसक्रीम मिक्स लेने गया, कि आइसक्रीम मिक्स होती है ना, वो लेने गया। फिर वहां से वो आइसक्रीम लेके मिक्स लेके, और फिर है ना लेके आया, अपनी पत्नी को दिया कि भाई बना लो आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाई उन्होंने, पर उनको उतना मजा नहीं आया। बोला कितना गंदा है, खाने में स्वाद ही नहीं आया, पता नहीं क्या आइसक्रीम बना दी, ये वो फलाना ढिमका। तो उसने सोचा कि इतना तो मैं वही बना लेती हूँ, जो मैं घर में आइसक्रीम जमाती हूँ वही बहुत अच्छी होती है, ये तो क्या ही है मिक्स के नाम पे। फिर रात को अनिता सोती रही, फिर उसने सोचा, सोचती गई, दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था। फिर सुबह 4 बजे उठी, और फिर उसने एक रेसिपी लिखी कि आइसक्रीम मिक्स को बनाने में क्या क्या चीजें, कितने काजू, कितना बादाम, कितना कस्टर्ड पाउडर, कितना दूध, कितना वो, एक मिक्स को बनाने की, कितनी परफेक्ट मिक्स बनाने की क्या रेसिपी होती है। फिर प्रमोद को उठाया उसने, अपने उसके हस्बैंड को उठाया और बोलती ये लो, ये है आइसक्रीम मिक्स बनाने की रेसिपी, और अपन इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और शुरू कर देंगे, यही बनाएंगे अपन। तो फिर उसने अपने 5,000 रुपए जमा कर रखे थे, उसको स्टार्ट किया, उसको लिया और यमी आइसक्रीम के नाम पे अपना स्टार्ट किया बिजनेस। और पैकिंग वैकिंग मटेरियल लेके ही, सामान लेके 5,000 से, ठीक है? शुरुआत में उसने खुद के किचन में बनाया, फिर अपने फ्रेंड्स को सैंपल पीस बांटती गई, फिर लोगों को क्योंकि बहुत पसंद आया, फिर उसने और मंगाया, तो उसने पैसे लिए। फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया उनका बिजनेस, ठीक है? फिर उन्होंने सोचा कि अब हम जॉब और बिजनेस को साथ में कंटिन्यू कर सकते, तो दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर अपने घर में ही प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने रेंट पे ली थी, और वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया अपना। 5,500 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, वहां पे अपना काम स्टार्ट किया, घर पे छोड़ दिया फिर काम उन्होंने। फिर मालती की डॉटर अब बिजनेस वुमन बन चुकी थी, वो बिजनेस करती थी। अब उसने बैंक लोन लिया था 70,000 फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए, वो उसने चुका दिया। अब फिर फर्स्ट ईयर तो हर बिजनेस के लिए टफ होता है, कोई उसको बिजनेस वो देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करंट अकाउंट चाहिए। तो वो बस एक ही दिमाग में रखती थी कि मालती की बेटी कोई भी लाचार व्यक्ति नहीं है, वो एक बिजनेस वूमन है, बस यही सोच सोच के काम करती रहती थी, ठीक है? तो अब वो चाहती थी कि मैंने जितनी अपनी बचपन खोया, मेरे बच्चे बचपन नहीं खोए, वो भी अमीर अमीर बनेंगे, वो भी वेल्दी बनेंगे। तो मैं नहीं चाहती कोई उनको सैलरी दे, मैं चाहती हूँ कि वो सबको सैलरीज दें। तो यही सोच के वो अपना बिजनेस करती थी। अब यम्मी मिक्स के नाम से उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। अब कम से कम 40 प्रोडक्ट्स बन चुके थे, और उसकी सेल ऐसे हो गई, और उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज करे कंटिन्यू, और शुरू हो गए, ठीक है? अब क्या हुआ, नंदिता ने एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया, फिर वो अपने शहर से बाहर बेचने लग गए, और भी बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट करने लग गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला अब हम एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बैनर्स लगाएंगे और ये सब करेंगे, ठीक है? तो उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे टीवी कमर्शियल्स और इन सब एड में, ठीक है? बिल बोर्ड सब लगाए उसने। फिर क्या हुआ कि यमी आइसक्रीम नाम से पहली सी एक कंपनी बनी हुई थी, और कंपनी का यही रूल होता है कि अगर कोई भी कंपनी का नाम है, तो दूसरी कंपनी उस नाम से नहीं खोल सकती, उससे रिलेटेड भी नहीं खोल सकती है। तो जो यम्मी आइसक्रीम ओरिजिनल था, उसने जाके कंप्लेन कर दी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट था, तो उसने कंप्लेन कर दी कि भाई मेरे नाम से बिजनेस है, हमारा पूरा मार्केट चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो फिर सीबीआई ऑफिसर आए, उन्होंने उनको डराया धमकाया, पूरा बंद कर दिया, फैक्ट्री पे सील करके चले गए। ऐसा हुआ उनके साथ। सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, एम्प्लॉय चले गए, सब खत्म हो गया, सब सीज वीज हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, कुछ भी नहीं। ऐसा टाइम था नंदिता के पास कि कोई उनको पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर से वो उसी स्टेज पे आ गई थी जिस स्टेज पे उसने स्टार्ट किया था। फिर उसने अपना नाम चेंज कर लिया उस कंपनी का, उसका नाम रखा उमा फूड प्रोडक्ट्स। उमा फूड प्रोडक्ट्स की दादी का नाम, नानी का नाम था वहां पे। फिर उसने अपने उमा फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम रखा, और ने उसके पैकेट्स का नाम रखा ईट मी प्रोडक्ट्स, ईट मी।
ठीक है? फिर से उसने स्टार्ट किया, फिर नैनीताल के ने केमिस्ट का जॉब छोड़ दिया, फिर उसने बिज़नेस जॉइन किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, फिर घर-घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आता था, पेमेंट सेव करता था, फिर धीरे-धीरे उसने लोन जो लिया था लैंड 24% पे, अब उस ज़माने में उसने लोन लिया था, फिर उसको धीरे-धीरे करके चुकाया क्योंकि उस टाइम कोई उसको देना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। फिर उसने लोन चुकाया, फिर धीरे-धीरे अब वो सक्सेसफुल वेंचर खड़ा कर चुकी है। तो नंदिता की एडवाइस क्या है नए एंटरप्रेन्योर को कि कभी भी हिम्मत मत हारो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो और क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, वेंडर्स इन सबको टाइमली पैसे देते जाओ। और तीसरा एम्प्लॉइज जो है उनको फैमिली की तरह ट्रीट करो क्योंकि एम्प्लॉइज हैं तो ही हम सक्सेसफुल होंगे वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी नंदिता बिजुल की कहानी जिसने ये इंस्टेंट मिक्स आइसक्रीम का मिक्स बनाया था। तो उसके लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल्स थे। तब अब अपन पढ़ेंगे अब एंटरप्रेन्योर में क्या-क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, ड्रीम्स है, ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है? तो अब बिल वेंगर एक आदमी था जिसने बताया कि 7 तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है? अपन ने कितने सारे एंटरप्रेन्योर पढ़े थे चैप्टर 1 में, अब बिल वेंगर ने एक और बताया। सबसे पहला होता है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स कौन से होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिल्कुल रेस्टलेस होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अनमोल तो मुझे कुछ काम करना है, मैं ऐसे फालतू नहीं बैठ सकता। कुछ लोग अपने आपकी फैमिली में भी होंगे कि भाई बोलते होंगे भाई मुझे कुछ काम करना, मुझे काम दो, मैं खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठते तो पागल हो जाते हैं, बोर होते रहते हैं। तो जब तक ये एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जब तक वो उनके ऐसा होता है कि भाई कुछ कर दिखाना और वो बहुत अच्छा स्पेशलाइज होता है, बहुत अच्छा करते हैं। ट्रेल ब्लेजर्स प्रेफर बीइंग द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ बिजनेस। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि वो बोलते हैं कि भाई हमको ओनर बनना है क्योंकि हम ही चलाएं बिजनेस को। दे टिपिकली वुडंट बाय अ फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप। वो कभी भी कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे, जैसे मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली या किसी भी डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि वो क्या करेंगे, ऐसी कंपनी बना देंगे ताकि वो कंपनी इन फ्रेंचाइजी वालों से compete कर सके। वो अपने हाईली इनोवेटिव होता है, अपने आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले होते हैं ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स नाम से पता चल रहा है बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, दूसरे हैं गो गेटर्स। गो गेटर्स क्या होते हैं? अ, मतलब जितने भी फाउंडर्स होते हैं सारे गो गेटर्स हैं। मतलब उनका है कि आपको गुड लीडर्स होते हैं, गुड मैनेजर्स होते हैं और आसपास के लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं, इतना मतलब एनर्जेटिक नहीं होते हैं ट्रेल ब्लेजर से, पर मतलब हाँ इन्वेस्ट करते, उनको आइडिया इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे और पूरा नए से नए बिजनेस को पूरे सक्सेस के पॉइंट तक, पीक तक पहुंचा देंगे। तो उनको किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, वो अपना फ्लो के साथ चलते रहते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तीसरे हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स वो लोग होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो दूसरों को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा अव्वल होते हैं। दूसरों को मैनेज करने में, उनको मोटिवेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में बहुत ही ज्यादा अव्वल होते हैं। तो मैनेजर्स जो हैं वो हो सकता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा टाइम ले लें कि काम करने की, मैं आपको मतलब ये प्रोजेक्ट है ये आपको 6-7 महीनों में करके दिखा दे, जबकि इनको बल्कि 3-4 महीनों में कर देना चाहिए था, पर वो 6-7 महीनों में करके दिखाएंगे, पर उनका जो लेवल होगा, उनका जो क्वालिटी होगी वो इन सबसे ऊपर होगी। ठीक है, और मैनेजर की क्या स्ट्रेंथ है? डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन आर ग्रेट बिहाइंड द सीन लीडर्स हु लव वर्किंग विद सिस्टम कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। वो क्या, जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए, जो जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसी के साथ फ्लो में ही चलते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, इनोवेशन करने की कोशिश नहीं करते। जो लोग हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं। ठीक है, और मैनेज करना उनको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की बात सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, उनको मोटिवेट करना, उनकी बात सुनना, उनकी बातों को रखना उनको अच्छा लगता है। तो ये तीसरा मैनेजर है। पहला ट्रेल ब्लेजर, सेकंड गो गेटर्स और तीसरा मैनेजर, चौथा मोटिवेटर्स। कौन होते हैं? मोटिवेटर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। उनका मतलब वो ऐसे कस्टमर जो रोल है, कस्टमर को सर्व करने का जो रोल है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। कि मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं और कस्टमर को बहुत अच्छे से बात करते हैं और एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तो कैसे एक डील को अपनी तरफ लेना है, डील को कैसे फिक्स करना है, फाइनल कैसे करना है, तो ये सब क्या होता है? मोटिवेटर का काम होता है। ठीक है, तो
वो 3 चीज़ें 3 एफ्स यूज़ करते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, 3 एफ्स यूज़ करते हैं, फ़ील, फेल्ट एंड फाउंड। पहले वो बोलते हैं आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, पहले सोचते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई हैव फेल्ट द सेम, मैं इस चीज़ से पहले ही गुज़र चुका हूँ। बट पहले बोलेंगे बट व्हेन आई लर्न्ड, मैंने उससे ये सीखा। अब फिर वो सोचता है कि भई मैंने मैं फ़ील कर सकता हूँ, पर मैंने उसको फ़ील भी कर सकता हूँ और मेरे साथ भी यही गुज़री है। पर मैंने उसे लर्न किया है, व्हाट आई वाज़ फाउंड वाज़, अब मैंने क्या सोचा, अब मैं क्या सोचता हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सीखा, वो तो ऐसे वो मोटिवेट करता है 3 एफ से। फ़ील, पहले फ़ील करते हैं कोई चीज़ है कि पहले बोलते हैं हाँ भाई मैं भी फ़ील करता हूँ, मैं आपके दुःख को समझ सकता हूँ। मैंने भी ऐसा ही दुःख झेला है, फिर मैंने इससे ये सीखा है। ये चीज़ें उनकी मेन रहती है, ठीक है? मोटिवेटर्स का मेन काम होता है कि जब जो उनकी रिलेशनशिप्स हैं कंज्यूमर्स के साथ, उनके एम्प्लॉइज़ के साथ उसको अ, कायम करके रखते हैं, है ना? और बिज़नेस में उन बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जिन बिज़नेस में क्लाइंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है, कि वो उनको मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है? फिर है अथॉरिटियन वो होते हैं जो बिज़नेस के ओनर हो या फ्रेंचाइज़ी वाले हों, जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको चलाने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऐसे रुतबा होता है उनमें, ऐसे स्ट्रिक्ट बिल्कुल कि भाई इनके आते ही सब शांत हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, किसी भी एक्जिस्टिंग बिज़नेस को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बना लेते हैं। तो बहुत ही डिटेल में काम करते हैं और उनके अंदर ये तो बोले एक अथॉरिटी, जैसे मम्मा पापा घर में हैं, जिनकी भी पापा आते हैं तो अब पापा ही सब कुछ डिसीजन लेंगे, पापा के डिसीजन बिना कुछ भी नहीं होगा, वो ही बताएंगे सब कुछ। तो वो वाले काम होता है अथॉरिटी, ठीक है? और वो कभी कभी खुद को एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, क्योंकि कभी भी बिजनेस करना उनका ओरिजिनल प्लान नहीं होता है। वो उनके फ्लो से, मतलब कभी उनकी किस्मत से हो जाता है कि भाई खरीद लिया बिज़नेस और फिर उसको चला लिया, तो वो अथॉरिटियन होते हैं। ठीक है? तो अथॉरिटियन का काम होता है भाई, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो दूसरों के साथ ऐसे एडजस्ट कर सके। तो एक ऐसा कभी बिज़नेस में देखा ही होगा, एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होता है, एक थोड़ा सही होता है, तो लोग सब सही वाले को बोलते हैं, फिर वो स्ट्रिक्ट वाले को समझाता है, तो वो ऐसा पार्टनर चाहिए होता है उसको। फिर 6 है कोलैबोरेटर्स। अब आपने यूट्यूब इतना देखते हो तो कोलैब भी सुना होगा आपने। तो कोलैबोरेटर्स वो क्या होते हैं, क्या करते हैं कि दूसरों के साथ कोलैब करके कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो खुद का आइडिया नहीं निकालते, दूसरों के साथ कोलैब करके उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, पर खुद का दिमाग नहीं होता उनके पास। और वो लोग वेल स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हर चीज़ों का प्रोटोकॉल बना हुआ हो। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, वार्म सेलिंग और एक कोल्ड सेलिंग। इसका मतलब आप समझिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्म सेलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप उनको बताते हैं, खुद ही ऐड करते हैं जाके कि भाई हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसे-ऐसे कर सकता है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ उसको बताएँगे ऊपर से नीचे तक सारे बताएँगे चीज़ें, है ना? डिटेल्स बताएँगे। और कोल्ड सेलिंग मतलब होता है कि है ना, जहाँ पे लोग है ना बस उठाते हैं और पूरा आपको जैसे डिटेल में नहीं देते, जैसे जिसकी एड-वेड होती है, वो तो आपका हो गया वार्म सेलिंग। और कोल्ड सेलिंग में डोर टू डोर जाके बोलेंगे भई ये हमारा प्रोडक्ट है, देखो अब यूज़ करके देखो, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है कोल्ड सेलिंग। और वार्म सेलिंग मतलब एडवर्टाइज़मेंट कर लिया कि अब डिटेल बता ली कि इससे ऐसा-ऐसा हो जाएगा और बस काम खत्म। खरीदना है तो खरीदो वरना बैठे रहो। तो ये 2 तरीके की सेलिंग होती है। तो जो कोलैबोरेटर्स होते हैं वो वार्म सेलिंग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ करते हैं, इसलिए मैंने पढ़ाया आपको ये, ठीक है? तो ये होता है कोलैबोरेटर्स जो वार्म सेलिंग में बिलीव करते हैं। अब है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट है मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो रेस्टलेस होते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है, इनको प्रेशर पसंद है, कि वो मतलब बोलते हैं ना कि कोई ऐसा होता है ना कि प्रेशर में क्या काम करते हैं, लास्ट डेट में आके काम करते हैं। तो वो वाले लोग होते हैं, ऐसा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो डेडलाइन के अंदर अपना काम पूरा कर लेते हैं, और जैसे जैसे नई नई सिचुएशंस आती रहती है उनको फेस कर लेते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, और कभी भी नुकसान नहीं होता है उनको, ठीक है? पर वो जब अकेले काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब भी किसी को समझाना होगा, तो वो नहीं समझा पाते हैं, वो खुद से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनको स्पेशलिस्ट एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन कर लेते हैं और फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई-नई चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। और
दूसरा, उनको कमिटमेंट्स पसंद है, डेडलाइंस में पूरा काम पूरा करना पसंद है, और स्टाफ मेंबर्स जो अपने काम पूरे करें, अपनी ड्यूटी निभाएं, वो उनको पसंद है। तो ये डिप्लोमेट्स होते हैं। तो ये 7 तरीके के थे। सबसे पहला था ट्रेल ब्लेजर्स, जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। फिर होते हैं गो गेटर्स, जो से कम एनर्जेटिक होते हैं पर वो भी शुरू कर सकते हैं बिजनेस। मैनेजर तो नॉर्मल आप समझ ही सकते हैं। फिर मोटिवेटर, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, वो H3F वाला। ऑथोरिटेरियन, जो स्ट्रिक्ट बॉस टाइप। फिर कोलैबोरेटर, दूसरों के साथ कोलैब, यूट्यूब, वार्म सेलिंग, ऐसे याद रखना। और डिप्लोमेट, जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, स्पेशलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। अब ये है अर्बन क्लैप की एक स्टोरी, कैसे अर्बन क्लैप ने अपने, कैसे वो डेवलप हुई, कैसे उसने सक्सेसफुल इतनी हो गई कि मतलब अब जो जो 4 मेजर जो अपने मेट्रो सिटीज है वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अर्बन क्लैप पे जाके मंगा सकते हैं। मतलब प्लम्बर हो, पार्लर की सर्विसेज चाहिए हो तो इसे। तो कैसे स्टार्ट हुआ अर्बन क्लैप का, कहाँ से आइडिया आया और क्या हुआ, तो ये सब आप इस वीडियो में देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की इंडिया की जो कि रिकॉग्नाइज होती है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के तौर पे इंडिया में, और उस कंपनी का नाम है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप एक ऐसी स्टार्टअप है इंडिया की जिसने बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा मार्केट कैप्चर किया। इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई और फिलहाल ये 8 शहरों में मौजूद है। सो बेसिकली अर्बन क्लैप एक मार्केट प्लेस है, लोकल सर्विस प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को। एक टाइम था जब हमें इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की जरूरत होती थी तो हम अपने रिलेटिव्स या अपने लोकल्स में किसी से पूछते थे। उस वक्त हमें आइडिया नहीं होता था कि वो पर्सन सही काम करेगा या नहीं, बट हम उसे बुलाते थे। ऐसे में इस चीज की प्रॉब्लम को अर्बन क्लैप ने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे प्रोफेशनल्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके हिसाब से कंज्यूमर को सर्विस मिलती है। कोई भी सर्विस आप यहाँ ढूंढ सकते हैं रिलेटेड टू हाउसकीपिंग, ब्यूटी, जैसे कि अगर स्पा आपको चाहिए हो, या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, या किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की आपको जरूरत हो, योगा ट्रेनर की जरूरत हो, तो ये सारे सर्विसेज आप अर्बन क्लैप की हेल्प से ले सकते हैं। साथ ही साथ अर्बन क्लैप आपको ये हेल्प करती है कि आप रिव्यू कर सके उस प्रोफेशनल को। तो इससे क्या होता है कि आप बेस्ट चूज कर सकते हो अपने काम के लिए, और लोगों को भी यहाँ मौका मिलता है कि वो एक डिफरेंस ला सके अपने काम के जरिए और कंज्यूमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके। अर्बन क्लैप की शुरुआत अभिराज बाल, वरुण खैतान के द्वारा हुई, और साथ ही साथ इसके तीसरे को फाउंडर राघव चंद्रा भी हैं। इन तीनों ने शुरुआत अर्बन क्लैप की 2014 में की। उससे पहले वरुण और अभिराज यूएस में काम करते थे। उन्होंने 2013 में जॉब क्विट किया और इंडिया आए एक स्टार्टअप करने के लिए। इंडिया में ऐसा दौर आ चुका है जब किसी भी स्टार्टअप को मौका मिल रहा है अगर वो बेस्ट है तो। ऐसे में वो भी आके सिनेमा बॉक्स की स्टार्टअप की। उसी वक्त राघव चंद्रा भी Buggy.in स्टार्टअप पे काम कर रहे थे, जो कि ऑटो रिक्शा ऑन डिमांड प्रोवाइड करती थी। पर शायद ये दोनों स्टार्टअप उस वक्त इंडिया के लिए सही नहीं थी, वो एक बेस्ट मार्केट प्लेस नहीं थी इस स्टार्टअप के लिए। इसलिए 2014 में इन दोनों ने इस स्टार्टअप को बंद कर दिया। वरुण और अभिराज IIT कानपुर के पास आउट है, वहीं राघव यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पास आउट है। ये स्टार्टअप इंडिया में तो है ही साथ ये दुबई में भी काम कर रही है। अभिराज और वरुण को एक ऐसा को फाउंडर चाहिए था जो कि टेक से रिलेटेड हो, और वहीं राघव को एक ऐसा को फाउंडर चाहिए था जो कि बिजनेस को फाउंडर हो। तो इन दोनों ने एक दूसरे के नीड को समझा और तभी ये तीनों साथ काम करना शुरू किए, और वहीं से स्टार्ट हुई अर्बन क्लैप की। ये भी शुरुआत तब हुई जब वो लोकल इलेक्ट्रीशियन को खोज रहे थे काम के लिए, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई मिला नहीं। तभी उन्हें ये आइडिया आया जब वरुण और अभिराज 2 साल यूएस में काम कर रहे थे। उस वक्त वो कंटिन्यूस 2 साल किसी भी स्टार्टअप को करने की सोच रहे थे, पर उन्हें आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्टअप करें। ऐसे में अर्बन क्लैप तब उनके दिमाग में आया जब वो इलेक्ट्रीशियंस को खोज रहे थे। और आज अर्बन क्लैप इसलिए सक्सेस भी हासिल की क्योंकि वो लोगों के नीड को, प्रॉब्लम को समझ के चल रही है। साथ ही साथ ये मिडिल पर्सन को खत्म कर रही है। मिडिल मैन इसमें नहीं है, जो कि पहले किसी भी लोकल सर्विस को चलने के लिए जरूरत था। अर्बन क्लैप की हेल्प से डायरेक्टली कंज्यूमर डायरेक्टली लोगों को सर्च कर सकते हैं अपने काम के लिए। इसकी शुरुआत के साथ ही साथ काफी स्टार्टअप्स हुए, जैसे कि हाउस जॉय, जिम्बर, टास्कबॉब, स्पिनी, बुकमीइन। लेकिन 6 महीने के अंदर ही अर्बन क्लैप ने अट्रैक्शन लोगों का गेन किया, और इसी के साथ सीड फंडिंग उसे मिली सैफ और एसएल ग्रुप के साथ। बाद में 2015 में रतन टाटा ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अर्बन क्लैप के हेल्प से प्रोफेशनल्स काफी अच्छा कमा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि कोई ब्यूटिशियन अगर किसी पार्लर में काम करती हैं, तो उनकी कमाई 15 से 20% होती है और 80% उस पार्लर की होती है। लेकिन अर्बन क्लैप की हेल्प से वो एक बेहतर सर्विस देके कस्टमर्स को महीने का एवरेज 15 से
20,000 और कुछ लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं। वो ऐसे कि 15 से 20% कमीशन अर्बन क्लैप अपने पास रखती है और 80% प्रोफेशनल्स के पास चला जाता है। ऐसे में अर्बन क्लैप और प्रोफेशनल दोनों को फायदा होता है। हम कह सकते हैं कि इसका मॉडल कुछ फ्रीलांसिंग की तरह है। यहाँ पे प्रोफेशनल आते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, रजिस्टर होते हैं और यहाँ पे लोग सर्च करते हैं अपने नीड के हिसाब से प्रोफेशनल्स को, और वहाँ पे प्रोफेशनल्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अगर हम इसकी यूएसपी की बात करें, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट की, तो पहला इसमें हो सकता है परफेक्ट बिजनेस मॉडल। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मिडिल पर्सन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि ये मॉडल जो वर्क करती है बुकिंग एंड नॉन बुकिंग कैटेगरी के बेसिस पे, जो कि कस्टमर को एक इंडिपेंडेंसी देती है। सेकेंड हम बात करें तो वो ये है कि इसके फाउंडर अप्रोचेबल है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल एम्प्लॉयज को मिलता है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, वो अपने फाउंडर से आराम से मिलते जुलते हैं और बातें शेयर करते हैं, मतलब फाउंडर्स अप्रोचेबल है। तीसरी यूएसपी की तो वो है यंग टीम। अर्बन क्लैप एक यंग टीम लेके चलती है। उनका मानना है एक नई जनरेशन एक नया और एक बेहतर माहौल दे सकती है, तो ऐसे में इनका टीम है वो यंग लोगों से भरा है। आज अर्बन क्लैप कंसीडर हो रही है बेस्ट एंड लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि इसने कंज्यूमर्स के नीड के हिसाब से स्टार्टअप की और लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो ये प्रोवाइड कर रही है। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो ऐसे बेसिस पे स्टार्ट हो जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो ये था अर्बन क्लैप के बारे में, उसके बिजनेस